ध्वनि ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो श्रवण की संवेदना पैदा करती है। ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि कंपायमान वस्तुओं से उत्पन्न होती है। पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि गमन करती है माध्यम कहलाता है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम ठोस, द्रव या गैस आवश्यक होता है। ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसमें से होकर वह गमन करती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रवों में तीव्र गति से और ठोसों में तीव्रतम गति से गमन करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में 15 गुना तीव्र गति से गमन कर सकती है। ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर करती है। जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ता है उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है। अर्थात ध्वनि की चाल समानुपाती होता है तापमान के। अतः वायु में ध्वनि की चाल ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में अधिक होगी। ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता पर निर्भर करती है। जैसे जैसे वायु की आर्द्रता बढ़ती है उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। टेम्परेचर ध्वनि की चाल टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी। जैसे जैसे स्पष्ट है कि ध्वनि शुष्क वायु में धीमी गति से परंतु आर्द्र वायु में तीव्र गति से गमन करती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल होगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में यह 331 मीटर प्रति सेकंड, 22 डिग्री टेम्परेचर वायु में 344 मीटर प्रति सेकंड, हाइड्रोजन 50 डिग्री सेंटीग्रेड 1284 मीटर प्रति सेकंड, समुद्री जल 25 डिग्री टेम्परेचर 1531 मीटर प्रति सेकंड, एल्युमिनियम 25 डिग्री सेंटीग्रेड 6420 मीटर प्रति सेकंड, लोहा 5950 मीटर प्रति सेकंड और स्टील 5960 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात लोहे से ज़्यादा स्टील में वायु की गति होगी। ध्वनि का आवृत्ति परिसर ध्वनि तरंगों को उनकी आवृत्ति परिसर के आधार पर निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। श्रव्य तरंगे अर्थात ऑडिबल वेव्स। मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। मनुष्य 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगे नहीं सुन सकता क्योंकि ये तरंगे कान के पर्दे को संवेदित नहीं कर पाती। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगे इतनी अधिक होती हैं कि कान के पर्दे का दोलन इतना अधिक नहीं हो पाता कि वह इन तरंगों को ग्रहण कर सके। अब श्रव्य तरंगे अर्थात इंफ्रासोनिक वेव्स। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को इंफ्रासोनिक वेव्स अर्थात अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। व्हेल, गैंडा तथा हाथी अपश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप से पूर्व परेशान हो जाते हैं। वास्तव में भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों मेन शॉक वेव्स से पहले निम्न आवृत्ति की अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं जो संभवतः जंतुओं को सावधान कर देती है। पराश्रव्य तरंगे अर्थात अल्ट्रासोनिक वेव्स 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज के से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। पराध्वनि के अनुप्रयोग पराध्वनि उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं। ये अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का व्यापक उपयोग किया जाता है। पराध्वनि को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी अर्थात ईसीजी कहते हैं। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। ये कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। सोनार
अर्थात साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। मात्रक। डेसिबल ध्वनि के स्तर का मात्रक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने 45 डेसिबल तक की ध्वनि को कर्णप्रिय एवं मानवीय स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुरक्षित बताया है। प्रतिध्वनि किसी परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा किसी पहाड़ के निकट जोर से चिल्लाने या ताली बजाने पर कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। पुनः सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि अर्थात इको कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समयांतराल अवश्य होना चाहिए। प्रश्न कोश। माध्यमों जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तो सबसे कम ध्वनि की चाल होगी नाइट्रोजन में, फिर जल में, सबसे ज़्यादा इस्पात में होगी। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा वायु में। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा इस्पात में। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है ठोस। यदि VA, VW, VS क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की चाल है या गति है तो इसका क्रम होगा सर्वाधिक सबसे कम वायु में, फिर जल में, फिर स्टील अर्थात इस्पात में। क्वेश्चन। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? तो ये है लोहा। ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैसों में चल सकती हैं, ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। ये तीनों माध्यमों में चल सकती हैं। वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य, नीचे दिए गए विकल्पों में से सब किसमें ध्वनि आर पार नहीं की जा सकती? निर्वात। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती निर्वात में। जब एक ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर फ्रीक्वेंसी सेम होगी और गमन करती है। अनुदैर्ध्य तरंगे यांत्रिक तरंगे ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्ध्य तो बदल जाती है परंतु आवृत्ति नहीं। टेम्परेचर और वेवलेंथ चेंज होंगी जबकि फ्रीक्वेंसी नहीं। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। अधिकतर ठोस एवं कठोर सतहें ध्वनि को परावर्तित कर देती हैं जबकि कोमल या नरम सतहें ध्वनि को अवशोषित कर लेती हैं। यदि म्यूजिक कंसर्ट के लिए निर्मित हॉल की दीवारें ध्वनि को परावर्तित करेंगी तो श्रोताओं को प्रतिध्वनि अर्थात इको सुनाई पड़ेगा। अतः प्रतिध्वनि को रोकने के लिए कंसर्ट हॉल की दीवारें एवं छत नरम पदार्थों जैसे फाइबर ग्लास की बनाई जाती है। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए ये है 16.5 मीटर। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? 17 मीटर। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है 330 मीटर प्रति सेकंड।
चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होंगी। गलत। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। ये भी गलत। पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। सही है। पराश्रव्य अर्थात अल्ट्रासोनिक वेव। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। ये भी सही। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। सही। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। ये भी सही है। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है वे अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। ध्वनि की अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है अर्थात ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। तो ये गलत है। सर्वाधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव, फिर गैस। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के प्रयोग में लाए जाते हैं। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ये भी सही। अपराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? ओजोन लेयर में बाधा। समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होगी। एक गलत है। ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। पराध्वनिक पिंडों अर्थात सुपरसोनिक बॉडीज की चाल को मैक संख्या में व्यक्त किया जाता है। किसी पराध्वनिक यान की मैक संख्या पराध्वनिक यान की चाल तथा वातावरण के तापमान पर ध्वनि की चाल के अनुपात के बराबर होती है। चूँकि ध्वनि की चाल तापमान के बढ़ने से बढ़ती है, इसीलिए समुद्र तल की अपेक्षा 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान के कम होने के कारण ध्वनि का वेग कम हो जाएगा। 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी यदि वायुयान की मैक संख्या 1 है तो ध्वनि के वेग के वहाँ कम होने के कारण यान का वेग भी कम होगा। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि की गति तापमान के समानुपाती होती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगा। अतः कथन तो सही है, परंतु कथन गलत है, कारण सही है। डेसिबल किसे मापने में प्रयोग लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता नापने में। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है? ध्वनि की तीव्रता। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग 30 डेसिबल। ध्वनि का स्रोत तीव्रता होगी। फुसफुसाहट में 15 से 20 डेसिबल। साधारण बातचीत 30 से 60। गुस्से में बातचीत 70 से 80। मोटरसाइकिल और ट्रक 90 से 95। यंत्र कारखाने 100 से 110। ऑर्केस्ट्रा 110 से 120। जेट विमान 140 से 150। 100 डेसिबल का रव अर्थात नॉइज़ का प्रबलता स्तर संगत होता है यंत्र कारखाने के शोर से। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अर्थात WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है
45 डेसिबल। मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है 85 डेसिबल। 80 डेसिबल से के ऊपर शोर में लगातार रहना हानिकारक सिद्ध होगा और 90 डेसिबल किसी शोर को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा है। साधारण बातचीत की ध्वनि 30 से 50 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए। किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? तो ये है 80 डेसिबल। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ी की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसका कारण है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। ध्वनि का वेग ठोस में गैस की अपेक्षा अधिक होता है। ध्वनि का वेग इस्पात में अधिक होगा जिस कारण रेल की पटरी से होकर ध्वनि पहले पहुंचेगी फिर बाद में वायु से होकर, इसलिए उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देगी। ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? कथन 1, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। दूसरा, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ध्वनि की गति कांच के एक सही है और सारे गलत हैं। ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में कम रहती है, तो एल्युमिनियम में धातुओं में ज़्यादा होगी। कोई भी माध्यम जितना ही प्रत्यास्थ होगा ध्वनि की गति उसमें उतनी ही अधिक होगी। इसके विपरीत अधिक घनत्व के माध्यम में ध्वनि की गति कम होगी। ठोसों एवं धातुओं की प्रत्यास्थता गैसों से अधिक होने के कारण गैसों की अपेक्षा ठोसों में ध्वनि की गति अधिक होती है। इस प्रकार जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाएंगे तो गति कम होगी। किसी माध्यम में ध्वनि की गति उस माध्यम के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की गति बढ़ेगी। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर प्रति सेकंड एवं कांच में ध्वनि की गति 5640 मीटर प्रति सेकंड होती है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाएं तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। केवल ध्वनि गुणता अर्थात क्वालिटी ऑफ साउंड। ध्वनि की गुणता ध्वनि में उपस्थित सन्नादि तथा अधिस्वरों की संख्या, उनका परस्पर महत्व आदि अवयवों पर निर्भर करती है। सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाए जाने पर की स्थिति में उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि की गुणता के कारण पहचाना जा सकता है। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो यह है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। जब दो सरुसम अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगें ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स एक सरल रेखा में विपरीत दिशा में चलती हुई अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम में जो तरंग पैटर्न बनता है उसे अनुप्रस्थ अप्रगामी अर्थात ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव कहते हैं। उदाहरण स्वरमापी के तार या सितार गिटार के तार में। अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होते हैं। दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्त ध्वनि परावर्तन हो सकती है। तो ये सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। जब किसी बंद हॉल में ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो हॉल की दीवारों पर तथा छतों से क्रमिक परावर्तन के फलस्वरूप स्रोत के बंद हो जाने पर भी हॉल में कुछ समय तक ध्वनि बनी रहती है। इसे अनुरणन कहते हैं। विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम, जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है। स्वर सा की आवृत्ति 256 और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है। निम्नलिखित कथनों पर